दोस्तों नमस्कार। अभी पिछले 2 वीडियो में आपने ये देखा कि जो 10 विवाद वक्फ कानून को लेकर आए हैं, वो क्या विवाद है? उसमें सरकार का पोजीशन क्या है और लीगल पोजीशन क्या है? क्योंकि 5 मई को ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आएगा। इसीलिए जो 10 महत्वपूर्ण विवाद हैं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। पिछले 2 वीडियोस में डिटेल में हमने 7 विवाद की चर्चा करी। इस वीडियो में हम 3 और विवाद जो हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सारा जानने के लिए आप तीनों वीडियो देखिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, इसीलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में बनाया है। 10-12 मिनट का एक वीडियो है, आप आसानी से देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जब 5 तारीख को ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आए तब हम देखें कि कोर्ट इन मुद्दों पर अपनी जो राय है और जो व्याख्या है वो किस तरह से करता है। जैसा पहले मैंने कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था कि वक्फ कौन देगा, कैसे देगा, इस पे आपने कानून बनाया। जो वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन है उसमें संशोधन किया गया। इनहेरेंट राइट्स और वक्फ को लेकर क्या आपस में तालमेल है, इस पे विवाद रहा। जो सरकारी जमीन है उसको वक्फ क्यों नहीं बनाया जा सकता। फिर जो ट्रिब्यूनल्स की पावर हैं, आप उनको क्यों कम कर रहे हैं, इस पे विवाद है। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन पे वक्फ का अधिकार क्यों नहीं हो सकता, इस पे आपका आर्ग्यूमेंट है। और फिर शेड्यूल्ड ट्राइब जो लैंड्स हैं, जिसको संविधान में भी कहा गया है कि इनको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, उसको भी लेकर वक्फ में ट्रांसफर करने को लेकर क्यों विवाद हुआ। और अब जो मुद्दा आया है, 8वां मुद्दा, वो है कि जो आपने वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया या बोर्ड बनाया, उसमें आप नॉन मुस्लिम को क्यों लेके आ रहे हो। दोस्तों इस बात को समझना होगा। कानून ये कहता है कि जो एक्स ऑफिशियोज हैं उसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम होंगे, ये कानून कह रहा है, जो अमेंडमेंट है। इसको लेकर विवाद ये है कि साहब मुस्लिम संस्था के अंदर आप 2 गैर मुस्लिम लोगों को क्यों लाना चाहते हो। अब 3 आर्ग्यूमेंट इसमें चीजें जो सामने आती हैं दोस्तों। पहला तो ये कि जब आप गैर मुस्लिम से वक्फ की जमीन लेने को तैयार हो, तो आप गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं रखना चाहते। आपको क्या ऐतराज है? वक्फ काउंसिल में क्यों नहीं रखना चाहते? आप उनसे जमीनें तो लेना चाहते हो, लेकिन उनको चर्चा के लिए अपने साथ नहीं बैठाना चाहते। क्या ये उचित है? पहला मुद्दा। दूसरा, अगर ट्रिब्यूनल या काउंसिल या बोर्ड की हम बात करें तो ये कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं है। ये जो संस्थाएं हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। इनका काम है जमीन का रख रखाव करना। इनका काम जो प्रॉपर्टीज आई हैं वो कैसे मैनेज हो रही हैं, जो वाकिफ ने कहा है कि मेरी जमीन पे हॉस्पिटल बनाओ या स्कूल बनाओ, आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसमें धार्मिक काम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो वक्फ का कानून है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इवन जो सीईओ है वक्फ बोर्ड का, वो भी किसी भी धार्मिक काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इवन वो मुस्लिम है। आज के कानून के हिसाब से ये कानून बहुत साफ है। तो फिर आपको ऐतराज क्यों है? और रही बात कि दूसरे जो लोग आ रहे हैं वो आपकी मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रभावित करेंगे, तो आज भी जो नंबर है, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया था काफी डिटेल में, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। मेरा एक प्लेलिस्ट है सारे वक्फ कानून की डिटेल में जाने का। उसमें मैंने ये लिखा था कि गैर मुस्लिम से ऐतराज क्यों, इसको हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां ये आ जाती है कि जब आप मेजॉरिटी में हैं और 2 गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपर्ट होंगे, हो सकता है लैंड मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो सकता है टाउन प्लानिंग में एक्सपर्ट हो, और ऐसी बहुत सारी वक्फ बोर्ड ऐसे होंगे जहां पे आपको कॉम्पिटेंट शायद मुस्लिम लोग ना मिले, लेकिन वक्फ बोर्ड सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि कहीं पे भी अगर आपको टैलेंट मिलता है आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वक्फ बोर्ड का संचालन ढंग से हो। इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? तो लेकिन ये कहा गया कि साहब ये जो आप कोशिश कर रहे हो, ये धार्मिक संस्था में इंटरफियर है। इंटरफियरेंस अगर धार्मिक संस्था का है, जो आर्टिकल 25 और 26 की ये बार बार बात करते हैं, उसमें तो कहा गया है कि रिलीजियस एक्टिविटी मैनेजमेंट। क्या बोर्ड का काम रिलीजियस एक्टिविटी मैनेज करना है?
ये अपने आप में सीधी सी बात है। जो आर्टिकल 25-26 है वो ये कहता है कि आप अपना धर्म अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं, ये भी अधिकार आपको है। उसकी भी आप प्रचार करना चाहे तो कर सकते हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है, प्रचार की बात हो रही है। अब ये दोनों अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन दोनों अधिकारों में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको जमीन भी मैनेज करनी है। जमीन मैनेजमेंट का काम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, वो रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। पहला मुद्दा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो ऐतराज किस बात का? तो सवाल अब इस बात का आता है कि ये जो ऐतराज किया जा रहा है, जो परसेंटेज अगर हम देखें, इस पे जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि टोटल अगर वक्फ काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें 22 मेंबर है, 21-22 मेंबर है। जनरली ऑड नंबर होता है, 21 मेंबर के आसपास है। 4 उसमें नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो मेजोरिटी किसकी हुई? डेमोक्रेसी में तो हम मेजोरिटी पे वोट देते हैं। तो हमेशा जो निर्णय होगा वो जो बाकी 17 लोग बचे हैं वो ले सकते हैं ना। अगर वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, अगर वो एक मत हैं, तो इन 4 जो माइनॉरिटी में लोग हैं इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये 4 लोग अपना डिसेंट वोट दे सकते हैं कि जो आप कर रहे हो वो संविधान के हिसाब से सही नहीं है। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जरूर आ सकता है। शायद इसी से तो डर नहीं है इनको कि अंदर जो घपला अगर होगा उसका मिनट्स अगर बनेंगे या ये लोग जाके बाहर कहेंगे कि साहब ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या आप इससे डर रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज ए वाइडर एंड इवॉल्विंग प्रोसेस कि हम वक्फ मैनेजमेंट को, सरकार का ये कहना है कि देखिए वक्फ मैनेजमेंट को हम अच्छा कैसे करें, इसको बहुत क्लियरली कहा गया है। रिलीजियस प्रैक्टिस और जो बाकी उसके रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज है वो तो सेक्युलर है ना। वक्फ मैनेजमेंट तो सेक्युलर है। तो उसके लिए अगर गैर मुस्लिम लोग आते हैं तो ऐतराज नहीं होना चाहिए, और इवॉल्विंग प्रोसेस है, हम इसमें कहीं किसी को बंद तो कर नहीं रहे। तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है। इसके अलावा कहा गया है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, पहले कहा गया था कि 1 साल के अंदर अगर आपका विवाद है तो आप अप्लाई कर सकते हो बोर्ड को और फिर ट्रिब्यूनल उस मुद्दे को देखेगा। अब आपने वक्फ प्रॉपर्टी कोई कब्जाई, उसको आपने लोकल मीडिया के अंदर उर्दू में छपवा दिया। अब कितने लोग हैं, मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मुझे उर्दू नहीं आती, मेरे जो गांव में प्रॉपर्टी है आपने उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके लोकल अखबार में छाप दिया। मैं रहता हूं दिल्ली में, अब मुझे कैसे पता लगेगा वहां क्या हो रहा है? मैं सोचता हूं मेरी प्रॉपर्टी तो सुरक्षित है। मैं जब गया वहां पे साल 2 साल 3 साल बाद और मुझे ये पता लगे कि साहब ये तो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है, तो मेरे पास क्या रास्ता रहा? आप तो कह दोगे कि हमने 1 साल पहले इस पे एडवर्टाइजमेंट निकाला था लोकल न्यूज़पेपर में उर्दू में, किसी ने जवाब नहीं दिया, हमने सोचा इसका वास्तव में वक्फ इसका हकदार है और ये वक्फ प्रॉपर्टी बन गई। और वंस प्रॉपर्टी इज वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये भी आप मानते हो। तो मेरे प्रॉपर्टी, मेरी जो एसेट्स थे उसको तो आपने हमेशा के लिए मेरे से छीन लिया। अब मेरे को न्याय कौन दिलाएगा? जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये कानून गलत है, अब जो गई तो गई, आपको न्याय मिलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी आपको बाद में भी पता लगती है तो आप डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के तहत उसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसकी जांच होगी और फिर पता लगेगा कि ये वास्तव में वक्फ प्रॉपर्टी की गई थी या इस पे जबरदस्ती कब्जा किया गया था। लोगों का ये मानना है जो अपोजिशन में है कि ये प्रावधान गलत है। ये नेचुरल जस्टिस जिनके साथ होना चाहिए उनको क्यों जरूरी है? अगर हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, हो गई। इस तरह तो हजारों प्रॉपर्टीज हैं जिस पे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डर है कि ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज हैं जो जबरदस्ती कब्जाई गई हैं और वो नहीं चाहते कि ये मुद्दे खुलें। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहेगा जिनकी प्रॉपर्टी बगैर जाने पहचाने जबरदस्ती कब्जा की गई हो? क्या ये संविधान अधिकार नहीं देता लोगों को? अब ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है। तो सरकार का कहना यह है कि देखिए जो जबरदस्ती एनक्रोच की गई है प्रॉपर्टी, उनके ऊपर न्याय कैसे होगा? हमने तो सिर्फ एक प्रावधान किया है कि अगर किसी को लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी एनक्रोच हुई है तो आप खाली करिए।
ये कहते हैं नहीं, हमें खाली करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। ये बात अपने आप में एक विवादास्पद है। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी मुद्दा यह है कि जो लोग इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल की पावर्स हैं आप उसको क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि जो निर्णय ट्रिब्यूनल ने लिया उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जो वक्फ कानून है उसने ट्रिब्यूनल को अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। यहां पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल के वो खुद ही विवादास्पद है। वहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसा शुरू में इन्होंने खुद माना है कि सारे मुस्लिम थे उसमें। वो जो आपका बोर्ड है वो सारे मुस्लिमों का, जो सर्वेयर है वो मुस्लिम, जो ट्रिब्यूनल है वो सारे मुस्लिम। अब सेक्युलर समाज में ये लोगों को कैसे भरोसा हो कि यहाँ पे कोई एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के हित की ही बात नहीं की जा रही और बाकी हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब कोई न्यूट्रल बॉडी तो चाहिए। ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट को लाने का पर्पस यही था कि अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर कोई आहत है तो उसके लिए एक अपील का रास्ता होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि साहब अपील की जरूरत क्या है, हमने कह दिया सब खत्म। अब आपके घर को मैंने वक्फ बना दिया, ट्रिब्यूनल ने कह दिया हाँ जी वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप फुटपाथ पे आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कहोगे कि साहब मेरा न्याय कब होगा? अब कोई न्याय व्याय नहीं होगा, हमने डिसाइड कर लिया आप फुटपाथ पे रहेंगे। क्या ये ऐसे देश चलेगा? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? सिर्फ इस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर होंगे या जजमेंट्स होंगे उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इनको इससे बहुत बड़ा ऐतराज है। लेकिन किसान आंदोलन के समय, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब सरकार ने कहा कि हम मीडिएशन के लिए मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को एम्पावर करते हैं, तब इन्हीं लोगों ने कहा कि साहब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से आप कौन रोक सकते हो किसानों को। लेकिन जब प्रॉपर्टीज की बात आ रही है, जहां सैकड़ों करोड़ों रुपए की तक की बात हो सकती है, ये कहते हैं नहीं आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन किसान की फसल के मामले में कोर्ट जाना अलाउ होना चाहिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड है लाइफ में, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं लोग, और यही वकील किसान आंदोलन में कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स में कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते। संविधान की व्याख्या मतलब के हिसाब से क्यों की जाती है? क्या यही कोर्ट का काम रह गया है और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का काम रह गया? और अब देखना है कि जजेस क्या करते हैं, क्योंकि जजेस ने भी इस मामले में कहा था कि भाई जो अधिकार है वो कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है। तो सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये जो हम प्रोविजनिंग कर रहे हैं इससे लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलेगा, उनके पास न्याय के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। आप न्याय से वंचित क्यों रखना चाहते हो? और क्या सरकार ने गलत काम किया है? अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि जब तक एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी परेशान है, अगर उसको न्याय का रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर अराजकता फैलेगी, फिर लोगों को पूरे लीगल सिस्टम पे भरोसा हटेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रिब्यूनल अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का औचित्य क्या है? तो सवाल अब इस बात का है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करता है या ट्रिब्यूनल को अपने बराबर मान के और कहता है नहीं ट्रिब्यूनल इज द फाइनल अथॉरिटी। अब ये तो 5 तारीख के बाद पता लगेगा कि क्या निर्णय होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो 10 विवादित मुद्दे थे जिनकी डिटेल में मैंने आपसे चर्चा करी, आपको सारे मुद्दों की क्लैरिटी हो गई होगी। अब जब संसद में या कोर्ट्स में बहस हो इन मुद्दों पे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि क्या पोजीशन है, किसने क्या लिया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर होने से पहले अपने निर्णय को देना चाहेंगे ताकि नई बेंच की गठन की जरूरत ना पड़े। अब देखते ही हैं कि क्या इस महीने इसका निर्णय होगा या ये मुद्दा लंबा खींचेगा। आप भी नजर बनाइए रखिएगा, हम भी नजर बना के रखेंगे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। और अगर आपको पूरा देखना हो तो पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर करीब 18-20 वीडियोस हैं, हर मुद्दे को बारीकी से एनालाइज किया गया है। आप देखते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।